मैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह लोक प्रशासन विभाग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस एक्सटेम्पोर कम्पिटिशन में शामिल होने के लिए आए। पता चला कि 14 लोगों ने पंजीकरण कराया है और लोग अभी भी पंजीकरण करा सकते हैं। ओपन है, ठीक है। तो अभी लोग पंजीकरण कराना चाहते हैं, जो दूसरे का सुन के अपने विचार रखना चाहते हैं, ऐसे लोग भी कुछ होंगे तो तैयार है, बाद में भी पंजीकरण आपका कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी एक जज साहिबा अभी आने में थोड़ा सा वक्त है, 2-3 मिनट का, तो आ जाएंगी। तब तक इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे 3 जजेज हैं। डॉक्टर शिवशंकर यादव हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दूसरे जज हैं डॉक्टर विभूति नारायण लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तीसरे जज हैं मंजरी उरांव पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैं मंगल से आग्रह करूंगा कि हमारे जज डॉक्टर शिवशंकर यादव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। फोटो बढ़िया आना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर विभूति नारायण का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। चौदह लोग बोलना है, 1 घंटे बाद। मंजरी जी भी आ गई हैं। चलिए, स्वागत है डॉक्टर मंजरी, आइए, आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मंजरी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर OPV शुक्ला विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन इस कार्यक्रम के समन्वय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पे आए और आपको नियम और शर्तों के बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। Respected judges of today's event, Dr. Shivshankar Yadav ji, Dr. Vibhuti Narayan ji, Dr. Manjari Rajawar ji, I welcome on behalf of the coordinators, being a coordinator of this program and being head of the Department of Public Administration, and as well as this program is organized by the Azadi Ka Mahotsav, Azadi Ka Amrit Mahotsav Committee, whose chairperson is Professor Silvi Verma. On behalf of the organizing committee of this Azadi Ka Amrit Mahotsav Committee, I welcome all of you and our respected judges. ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2024 को अभी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ है उसमें लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण से संबंधित है। उस भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि इस समय आजादी का अमृत काल चल रहा है। 2022 में आजादी के 75 वर्ष भारत के खत्म हुए थे और 2022 के बाद से लेकर 2047 तक भारत सरकार ने
अमृत काल की घोषणा की है कि ये भारत का अमृत काल है, यानी 25 वर्ष तक भारत इस अमृत काल के पीरियड में रहेगा। और इसी अमृत काल के पीरियड में जो संकल्पना है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि भारत 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हमारे सामने, उसी के लिए भारत सरकार और हम सभी देशवासियों का ये मूल कर्तव्य है कि हम उस दिशा में प्रयास करें। उस संकल्पना को साकार करने के लिए 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने 5 प्राण की घोषणा की थी कि हम सभी को ये 5 प्रण लेने चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते, और इन्हीं 5 प्रण लेने से जो विकसित भारत की संकल्पना है वो पूरी होगी, यानी जो अमृत काल का लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करेंगे। वो 5 प्रण क्या हैं? पहला है डेवलप इंडिया, विकसित भारत। दूसरा है गुलामी की हर सोच से मुक्ति, गेट रिड ऑफ एनी साइन ऑफ स्लेवरी। तीसरा है विरासत पर गर्व, टेक प्राइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चौथा है एकता और एकजुटता, द पावर ऑफ यूनिटी। और 5वां है नागरिकों के द्वारा कर्तव्य पालन, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। यानी अगर हम इन 5 प्रतिज्ञा ले लें, प्रण कर लें कि हम इन्हीं आदर्शों पर चलेंगे, तो 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो पहला लक्ष्य ही विकसित भारत है और पहला हमारा प्रण ही है कि हमें 2047 में विकसित भारत का निर्माण करना। आज का जो एक्सटेम्पोर लेक्चर आयोजित किया गया है उसका थीम है गोल ऑफ डेवलप इंडिया। राम सर अभी 5 मिनट बात करेंगे। आज का जो एक्सटेम्पोर कंपटीशन का थीम है गोल ऑफ डेवलप इंडिया, विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसी के इर्द गिर्द आपको टॉपिक मिलेगा, आपको एक्सटेम्पोर बोलना है। एक्सटेम्पोर भाषण आप जानते हो, तत्क्षण भाषण होता है कि आपको तुरंत यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं डेवलप इंडिया के संदर्भ में आपको, और उसमें विमेन एंड चिल्ड्रन के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात है कि योगदान हो सकता भारत में, उससे आपको 3 मिनट का पहला बच्चा आएगा नंबर 1 पर, वो अपना टॉपिक ले सकता है। फिर उसी के साथ दूसरे बच्चे नंबर 2 वाला भी आएगा, अपना टॉपिक उठा लेगा, तो मिल जाएगा उसको अपना मानसिक तैयार करने के लिए, और यही क्रम चलता रहेगा। क्रम से बुलाने का काम हमारे जजेस करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 लिस्ट के हिसाब से आपको 3 मिनट कोई एक आध मिनट इधर उधर भी हो सकता है। आप करिए मूल्यांकन ये हमारे हैं। मैं तीनों का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं हमारे को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो लॉ फैकल्टी से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप से यहाँ आए हुए हैं, अपने साथियों का स्वागत करता हूं, अपने रिसर्च स्कॉलर का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्हीं के प्रयास से ये कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं आगे अपने जजेस को, शिवशंकर जी को हस्तांतरित करता हूं कि वो आगे कार्यक्रम करें। थैंक यू वेरी मच। साहेब तालुकादार है जी, आप frame your speech according to topic you have opted from the cheat. Okay, prepared.
Good afternoon, everyone. My name is Sahib Talukdar. I am from the Department of Economics. My today's topic is child development and how it can affect the development of a country. First of all, we have a very strong chain that Parega India, tabhi to Parega India. It means the India today, the studies will be the future of the India. This includes every section of society, but predominantly it includes the section of children. As we know, children are the bedrock or the pillar of an economy or a country or a future or whatever we say. So, children's education, the children's justice, the children's safety is the bedrock of everything that we are today. We ourselves as a children receive the justice, receive the education, that's why we are today here. So the thing in Develop India, the Viksit Bharat of 2047 that Shri Narendra Modi ji has said is based on the study that all the education of our children. The children that exist currently are means in much number of marginalized from the marginalized society that exists in India, where people throw their children into child labor, probably some kind of human trafficking or something else, and that completely destroys the future of a country. As we know, the children nutrition also comes into this, the children education too comes into this, children justice comes into this, also child safety comes into this. Let's talk about child nutrition. Child nutrition starts from the mother, from maternity itself. The child nutrition starts. The day a country's child nutrition becomes strong is the day a country's children will be safe for the future. There are various diseases like polio and many other like bone diseases that affects a child's the infantry of a child very much. So first of all, we have to improve the child nutrition of a country where children are given free vaccines, free polio drops, and many other like sickle cell anemia, this, that, and prevent children from. Next, we have to prevent children from that. The thing of that we call that molestation. The child safety is a very strong thing in our country. The child molestation is going towards a very rough and tough place. As we speak today, there are many things going on around. As we can see over the internet, how children are abused, this, that. Then after that comes children education. I have told about how education is the strong bedrock. There are many schemes in India like midday meal schemes and many other that actually looks after how children from the marginalized society of a sector are coming into the education sector. And I want to say that the strong words that I started my speech with, Parega India, tabhi to Parega India, that has to be the strong basis of the Viksit Bharat of 2047 that we want to achieve. And with that I want to end my speech. Thank you. I will just part that. रोहन भारती आप अपना रोहन भारती सीट ले लो बेटा. Good afternoon to everyone present here. So, मैं हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में मिक्स करके बोलूँगा. तो जैसा कि हमारा थीम है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो मेरा टॉपिक भी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ज़्यादातर तो मेरे दोस्त ने, मेरी सहपाठी ने बता दिया. मैं भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ही हूँ. तो जैसे कि अलग अलग पैरामीटर्स पे चाइल्ड को डेवलपमेंट को देखा जा सकता है. जैसे कि इकोनॉमिक मतलब एजुकेशन पे तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब लोअर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, उन लोगों को एजुकेशन का मौका नहीं मिलता. और जो मतलब सरकारी विद्यालय भी होते हैं मतलब गाँव में, वहाँ पे जो सरकार चीज़ें ले आती है वो भी ठीक से उन्हें मुहैया नहीं होता है. जैसे कि स्कूल ड्रेस भी नहीं मिलती है और जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं वो भी नहीं मिलता है. तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हर मतलब बच्चे को ये सब मुहैया हो. और ये भी देखना चाहिए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी दे देते हैं मोबाइल की आप यूज़ कीजिए और ये सब. तो हमें उस पर भी देखना पड़ेगा ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े. जब वो मोबाइल चला के थक जाएंगे तो फिर वो उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा. और फिर और हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट है उनका. जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका वो मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलता. जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि जब वो मतलब गर्भ में बच्चे आते हैं तो उनके माताओं को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो फिर
अपने आप उनको भी वो होता है, तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। जैसे मिड डे मील स्कीम है, तो उसमें बच्चों को मिड डे मील स्कीम देखना पड़ेगा कि अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिशियस फूड दिखाना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए उनको। कुछ जगह पे ऐसे भी मतलब न्यूज़ में आती है कि उन्हें मतलब रोटी नमक दिया जाता है, रोटी नमक। तो रोटी नमक दिया जाता है, तो उसमें अगर कोई रिपोर्टर मतलब उसे रिपोर्ट भी करता है, तो मतलब सरकार बजाय एक्शन लेने के उस पर रिपोर्टर के खिलाफ वो देती है, तो उसे भी देखना चाहिए और सोशल मीडिया पे मतलब वो मिनिमाइज करना चाहिए। और एजुकेशन हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य हैं, ये नींव है। अगर किसी देश की मतलब नींव ही कमजोर रहेगी तो फिर हम महल बनाने का सपना तो देख ही नहीं सकते। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले हमारे पेरेंट्स ने जैसे एजुकेशन पाई है उसी हिसाब से हम लोग आज हैं। तो शालू सिंह आप नमस्कार, मेरा विषय है नारी सशक्तिकरण। बेटियों की गर्व देख ले दुनिया, हम उसी के सामने बेटे की दुआ मांगते। हम सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़कर आए हैं, स्नातक या स्नातक कर रहे हैं और हमें PhD या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े। इसमें कोई इसमें है कि हम वंचित के शिकार हुए, हमें वो नहीं मिला जो आपको मिला। इसकी ऐसी लड़कियों के साथ, और आज से ही नहीं, बहुत पहले समय से ही जो वंचना का शिकार स्थितियाँ हैं वो हम सभी जानते हैं। जब हम सवाल खड़े करेंगे तो उसके दायरे से कोई बाहर नहीं जाए। सबसे पहला सवाल, या रावण ने ले गया, फिर वध किया, सीता जी लाया। जब आया तो किसी लक्षण लगा कि हम कि तुम पवित्र का परीक्षा देना। तो सवाल ये है कि भैया आप भी तो जंगल में अकेले थे, क्या पता आपका भी मन रह गया हो, तो परीक्षा सिर्फ सीता क्यों नहीं, राम क्यों नहीं? मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरुषों को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कैसे ये जो इतने लंबे अरसे का हमारा पुरुषत्व है, हमारा प्रभुत्व है, हमारे बराबर कैसे कोई स्त्री आके बराबर हो। और ये हमारे चेतना में बस गया, पुरुषों के चेतना में बस गया। हम सवाल उनसे भी करेंगे कि घर छोड़कर चले गए गौतम बुद्ध, यशोधरा से पूछा करते, और ठीक है संसार का ज्ञान लेना था, तो क्या उस संसार के ज्ञान लेने में परिवार का ज्ञान नहीं आता क्या? तकलीफ इस बात की नहीं कि संसार का ज्ञान लेना था, तकलीफ इस बात की कि एक दफा पूछ लेना था। वो पत्नी थी, उनकी कोई गुलाम नहीं थी। और ये वंचना तब से लेकर आज आप कोई भी महान व्यक्ति ले लो, कबीर को ले लो, उन्होंने कहा कि नारी की झाई परत अंधा हो मुझे कमाल। आप इतने महान व्यक्ति हैं लेकिन ऐसी बातें कैसे कह सकते? तो ये जो इतनी लंबी वंचना है, इसको हमें जड़ से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते भी हैं कि अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि हम किसी लड़की को शिक्षित कर रहे हैं, किसी महिला को शिक्षित कर रहे हैं, तो हम एक परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। आज के व्यवहारिक जीवन की बात बता देता हूँ। हमारे पास, मेरे पास, मैं लड़का हूँ तो मेरे पास मौका है 365 दिन इस यूनिवर्सिटी में आने का, लेकिन ये मौका लड़कियों के पास नहीं होता, उनके अपने बायोलॉजिकल कारण। तो लेवल प्लेइंग तो फील्ड है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली पीछे होगा। इसके बावजूद भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी है और बराबर आना है, ये उनकी महानता है। और इस पे हमें दृष्टि बनाए रखनी है, कोशिश करनी है कि निरंतर हम कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें देवी बना दें, हमें सम्मान करना चाहिए, पूजा करना, ये बराबरी नहीं है। अब स्त्री की इसलिए पूजा करो क्योंकि वो स्त्री है,
फिर तो पुरुष की भी इसलिए पूजा करो क्योंकि उसके पास दाढ़ी होती है। इसलिए उसका सम्मान, उसकी पूजा नहीं करनी है। सम्मान इसलिए करना है क्योंकि जिस तरह हमारा अस्तित्व है, हम बराबर हैं, उसी तरह वो भी बराबर है। और आखिरी में एक पंक्ति पढ़कर विराम लेता हूँ कि हमने पर तो दिया है लेकिन उड़ने नहीं देते। हमारी बेटियां बुलबुल हैं लेकिन पिंजरे में रहती हैं। उत्कर्ष मिश्रा, आप ले लो। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family. Good afternoon, esteemed jury. Myself, Shalu Singh. I'm going to speak on the topic Women and Children Inclusion, a goal of developed India. And inclusive growth includes growth in all the aspects and dimensions. As our Prime Minister always says, "Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas." But why do we need only a women and children-centric development and growth? Well, because women, they are the foundation, they are the backbone of a family. An educated woman will educate the family. An educated and healthy woman will have a high social status and prestige. An educated woman will be empowered to take her own decisions independently without being under any external pressure. And the children, we all are the future of the country. We are the future scientists, bureaucrats, diplomats, and bottom. We are the economy. We are India. So, to develop children and the women's status in a society means to develop the foundation and the future of the country. Now that I've covered the why aspect, we need to know how to do this. We need to get vocational programs for children so that they can learn new skill sets which are important in this of technology and art. अंकित साहू, आप अपनी चिट ले लीजिए। निर्णायक मंडल को प्रणाम और समक्ष बैठे हुए सहपाठी बंधुओं को नमस्कार। मेरा विषय है कि बच्चों का विकास कैसे हो और इंडिया के विकास में इसकी सहायता का पक्ष कैसे तैयार हो सकता है। तो बच्चों का विकास कैसे हो, इसके लिए बुनियादी चीज़ें तो उन्हें खाना पीना पढ़ना, ये सारी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो उसके लिए परिवार तो प्रयास करता ही है और बहुतायत मात्रा में सरकार भी प्रयास करती है। दूसरा ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, खा पी लेते, बीमारी के शिकार हैं, लोग नीचे बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जाते हैं। उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड होते हैं, वो मानव होते हुए मानव नहीं रह पाते हैं। एक तरीके के आदिम घोर होते हैं जो ऐसे लोग रहते हैं। तो उनका विकास मेंटल स्टेटस पे कैसे हो, ये बहुत जरूरी है। ना केवल खाना पीना बल्कि मानसिक संतुलन भी उनके दिमाग में प्रवेश करे, वो बहुत आवश्यकता है। और वास्तव में हमारे समाज में क्या होता है कि पिता का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो बेटे को डांट फटकार के अपना अस्तित्व साबित नहीं करता है। समाज में अगर पिता को साबित खुद को करना है, बच्चे को एक उपकरण बना के रखना है, बच्चे को मुक्त नहीं होने देना है। उसका अस्तित्व जब तक है, पिता चाहेंगे तो बेटा ऐसा कर तो वो वैसा करेगा, माता चाहेंगे ऐसा कर तो वैसा करेगा। बच्चे को मुक्त चिंतन का एक अवसर मिले, ना केवल संविधान में इंक्लूड ये चीजें हैं बल्कि उसके अंदर उसी कंडीशनिंग के समय सारी चीजें प्रवेश करा दी ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये, बच्चे एकलव्य के जमाने में भी थे और गुरु को अंगूठा दान करने के बावजूद इतना अच्छा गौरव गान आजकल भी उनका होता है, अर्जुन भी उनसे घबराते थे। ऐसे बच्चे काहे पैदा हो गए और क्यों हो गए, जंगल में रहने के बावजूद भी। और आज ऐसे बच्चे पुलों के नीचे जो रहते हैं, लोहार लोग, उनके क्यों नहीं हो पाते? सारा कंडीशनिंग का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जैसी कंडीशनिंग होगी, वैल्यूज होंगी, वैसा उनका मेंटल स्टेट तैयार होगा। और आज हम बच्चे से बड़े भी हो गए हैं तो दूसरी बात ये, ना केवल छोटे बच्चों का विकास करना है और हम भी माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए बच्चे ही हैं। तो अपना विकास कैसे करें, तो हमारे सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना। तो हम बड़े हो गए हैं तो ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी और महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर दे निर्णय के, अपनी बात रखने के। दूसरी बात ये कि आजकल लोग जो है उपभोक्तावाद के जमाने में चल रहे हैं। जो जितना कंज्यूम करेगा उतना पावरफुल साबित होगा। बच्चे पबजी खेलेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे तो उतनी पावर उनकी फ्रेंड सर्कल में बढ़ेगी, है ना, कि जितना पबजी खेलेगा उसका स्कोर उतना ज्यादा होगा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके मानव कुछ चेंज हो। पबजी खेलना मानव ना हो कि इतना मात्रा में खेल रहा है बच्चा, उतना पारंगत मान लिया गया।
बल्कि बौद्धिक स्तर, समाज में नैतिकता कैसा कैसा व्यवहार करना है, गुरुजनों का कैसे आदर करना है, कुछ अतिथि आया उसका कैसे जो है स्वीकार आदर सत्कार करना है, वो सारा कुछ। और विषय तो महिलाओं का ही था, वो बच्चों का ही था, लेकिन महिलाओं पे कविता कुछ याद करके आया था, सुना देता हूँ। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया में जीने का हुनर मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। साक्षी आप अपनी चिट ले लें। Good afternoon everyone. My name is Aniket Sahu and my topic is Women and Child Inclusion, a goal of Develop India. So I begin my topic with a quote that is, किसी भी देश का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस देश की औरतें कंधे से कंधा मिला करके देश के साथ अपना काम ना दें। आज हम जब अपने देश को देखते हैं जो 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया बनने की ओर अग्रसर है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वुमेन और चिल्ड्रन, ये दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट हैं जो किसी इकोनॉमी के लिए ब्लॉस्टर का काम कर रहे हैं, वो उतनी प्रगति के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जितना कि ज़रूरी है एक डेवलप्ड इंडिया को बनाने के लिए। आज हम देखते हैं कि जो हमारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो कंपैरेटिवली टू डेवलप्ड नेशंस इज वेरी लो, एंड वी हैव टू मेक सम एफर्ट्स, very inclusive efforts to make the children and women at a certain stage that they will participate in the development of India. So I begin with the safety. Safety means security, and a type of we say creation only creates when the mind is in a secure state, and when the mind is secure, we can create something. And also this is applies to the women and children also. When the children is out of, there no pressure on them, they will enhance their productivity, as of the women also. When we don't put societal barriers, societal pressures on them, they will enhance their productivity, they will create something for the betterment. We need to protect children from the different type of evils. Evils means they are so sensitive to the evils. They have so little mind. They don't differentiate between the thing that is good and the bad. What the teacher, what the environment, what the society teaches them, they accept it and they follow it. Like if they are told that we are for the selfish one, they will only think only ourselves, but they did not contribute in the society. They first think ourselves and leave the other things on its own. But we need children, we need the women who don't think ourselves but put the nation first and participate in also defenses and all the entrepreneurs and all the other factors, all the other sectors that will benefit, that will contribute in the economy, in the society. Thank you. साक्षी सान्या आप अपनी चिट ले लो। एक बच्चा अपनी माँ की कोख से ही पहली शिक्षा ग्रहण करता है। Hello everyone, myself Sakshi from the Department of Economics, 3rd semester, and my topic is child development. जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि बच्चा माँ की कोख से ही शिक्षा ग्रहण करता है, तो पहला एस्पेक्ट ये होता है कि जो एक इनिशियल चाइल्ड है वो क्या क्या चीज़ें अपनी पेरेंट्स से अडॉप्ट करता है. इट्स समथिंग अ स्मॉल स्टेप ऑफ अ चाइल्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ. Furthermore, child development in my personal respect is something like the growth of child not on the basis of nutritional values or not only on the basis of nutritional values, poverty or something. First, the growth, the mindset, the mentality of the child should be increased. Like everyone can ask me कि why are you quoting mentality or mindset? We all are sitting here and we all know
nowadays even the small child is not aware of about silly things. They used to ask over illogical question. They used to ask over illogical question. They used to ask over the things that is not relevant. Why I have quoted the word अभिमन्यु. उसने अपनी माँ की कोख में ही बहुत सारी ऐसी को सीख लिया था जिससे आने के बाद बिल्कुल ये यहाँ कोई भी मुझे कह सकता है कि आने के बाद उसको दिक्कत हुई थी, लास्ट स्टेप वो क्लियर नहीं कर पाया था, बट इनिशियल स्टेप्स उसने वहीं से सीखे थे. बाकी अगर ग्रोथ की बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट में तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि आई एम कोटिंग है कि माय मदर इज़ अ टीचर, अ गवर्नमेंट टीचर, और उनके स्कूल में ऐसा मिड डे मील्स का स्कीम है. क्यों लाया गया मिड डे मील्स का स्कीम, क्या रेलिवेंस थी इसकी? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर चिल्ड्रन हैं जो कि न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिग्रेड हो रही थी. तो व्हाट्स द पर्पस? In my mother's schools also they are providing eggs, the apples weekly, because we all know that कि a nutrition comes then after the child will able to study or able to get whatever he want, whatever he or she want. So in all over I am here to conclude my topic, like child development is very essential part of life, but the initial phases from the parents or the mothers, and after that poverty and so many things and the government initiates will came into the picture. Thank you so much. साक्षी साहब ने आप आएंगे. रोशन राज, आप अपनी चिट ले लीजिए. रोशन राज. Good morning everyone. I am Sakshi Sania from MA Economics and my topic is Women and Child Inclusive Development. So we all know that women and child are the most precious asset of this country. As our PM Vision for Viksit Bharat 2047, we all know that these crucial elements of our society, women and child, should be focused at foremost priority. Child is something which we see by the growing with different ages through during different dimension of the time. If we educate a women, we educate not only a society but a generation at instant. So the primary focus of the Sustainable Goal Development 6 that we should promote a gender equality. Gender equality not in terms to equate only women but the whole society. Inclusion of child development and women are the foremost priority, as I mentioned earlier. How can we achieve this goal of inclusion of women and child? Through as PM have different initiatives. Srimati Annapurna Devi, the Minister of Women and Child Development, taken an initiative in September 2024 and have various different schemes. PM stated that Beti Bachao, Beti Padhao. This line is not only the statement in itself. It is the whole. I can conclude a philosophy that women inclusion and child development is morally and ethically a foremost priority for any country to develop at its best. Women are not seen as an object. Various dimension should be considered for mentioning the women, and we should not objectify women. If we educate a child, as we all seen that the primary enrollment ratio is of the 100% of the women and goes below 25% at the higher education. What it seems, this is a very gender discrimination at an instance. We all know that the society is facing a patriarchal and discrimination at the peak level. So, in conclusion, I concluded that with the vision for Amrit Kal and Viksit Bharat, we should have more program needed and schemes at the very grassroots level so that we can achieve that women inclusion and child development. Thank you.
आप चिट ले लो। Good afternoon, everyone. Good afternoon, juries. Good afternoon, my friends. There is a question to you all. Why we are here? Like my friends Sakshi, Aniket, they all are standing here and give a speech, right? This all shows the confidence जो हमें यहाँ पर बोलने को इनिशिएट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम यहाँ पर आ नहीं सकते थे. ये हमें प्लेटफॉर्म हमें मिलता है पर हम इसका सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो माय टॉपिक इज चाइल्ड डेवलपमेंट, गोल ऑफ डेवलप इंडिया. सबसे पहले चाइल्ड का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? वो अपनी माँ से स्टार्ट होता है. लाइक आई सेड, मदर आर द बेस्ट टीचर फॉर एनी चाइल्ड. अब माँ से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम सोशल एस्पेक्ट सीखते हैं, लाइक हाउ वी बिहेव इन फ्रंट ऑफ ऑल. जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये क्या है? ये बिहेवियर शो करता है. ये हमें अपनी माँ से सीखने को मिलता है. अगर हम फर्दर एजुकेट होंगे तो ये हमें स्कूल से सीखने को मिलेगा, कॉलेज से सीखने को मिलेगा. सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिटी. चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन द सेंस हम डाइवर्स फील्ड में सोच सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन में सोच सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम रिलीजियस एस्पेक्ट में सोच सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में सोच सकते हैं. जैसे मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ, मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ज्यादा सोच सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मेंटालिटी उस टाइप से डेवलप हुआ है कि मैं उसको अच्छे से अपने लाइफ पे रिलेट कर सकता हूँ. सो चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेस एक चीज को शो करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट. नाउ आई कंक्लूड माई सेल्फ. देयर शुड बी चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम आवर इनिशियल फेजेस. बिकॉज अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे और मेरा डेवलपमेंट होगा ही नहीं इनिशियल, तो हम अपना आउटपुट, अपना पर्सनालिटी को इनहांस नहीं कर पाएंगे. सो देयर शुड बी अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट्स take many initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao, Make in India. So it will help us to enhance our personality, enhance our productivity. That's all. Thank you so much. दिव्या सक्सेना, आप अपना शिफ्ट ले लीजिए. दिव्या. Good afternoon to everyone. All the dignitaries who are presented on the dais. Myself, this is Sai Kumar from Bachelor's of Public Administration, 5th semester. So, as part of today's program, my topic is ensuring the women in the inclusive development. So, I would like to start by the quote of first Prime Minister of our India, Pandit Jawaharlal Nehru. He said that you can tell the conditions of any nation by looking the status of women. So, by this quote, we can say how India was moving towards the inclusive development. So, because the main agenda for this Azadi ka Amrit Mahotsav, inclusion of women, because I would like to start my by the inspiring story of Malavika Hegde, a Cape Coffee Day Enterprises Limited founder. When her husband died, the debt of her company was 7,000 crores. But she recovered from the 7,000 crores by his ideologies. So there is a need of women the inclusive development through the political participation, giving them the 33% reservation in the local level. But today it was dominated by the concept of Sarpanchpati, and also ensuring them the workforce, like in Skill India and also gig economy. We need to ensure them the employment and even financial status autonomy at our families. So basically, first of all, I would like to say the main important is the women's safety we needed in the inclusive development. Because if we are bringing any kind of laws, it cannot ensure the women's safety. Because
जब हम सोचते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, पहले आज़ादी हमारी जो दिमाग की सोच से आना चाहिए, ना हमारी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से नहीं। जो टाइम कुमार चंदन My greetings to all the respected jury members and my dear fellow mates. I'm elated to be able to have this opportunity today to present my views on the importance of child development, which is one of the aim of our Honorable Prime Minister Sir's vision, which says goal of developed India by 2047. It's quite relevant in today's era that we see how progressively our India is developing, be it any sector, like digital or for women's safety or maybe for skilled education environment for children. So, I feel that a child is the next epitome or carrier of the civilization or the societal norms and policies. So, it's very clear from Prime Minister Modi's vision and his agendas that he take for example, Beti Bachao, Beti Padhao, which is specifically for women and girl child. But then there are certain policies such as the NEP, that is the new education policy introduced by Prime Minister Modi in 2022, which has provided us, which is an all-encompassing vision, which also provides us certain skill-oriented programs along with our bachelor's and master's courses. And apart from that, we also see certain digital India and related programs. And apart from that, when we look into the recent researches that is made by our Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, in which she has also probed to us the idea of including internships which will connect to us with the all over around the world, and it will link us to approximately 500 new companies, and 1 crore students will also be benefit from that, because 5,000 rupees stipend will be provided to the students. So we see how progressively we are moving forward with this concept of goal of developed India, and I trust this vision of our Honorable Prime Minister Sir, which is to have a developed India by 2047, and I hope if we all work together hand in hand with our Prime Minister, we'll be able to reach up to his mindset. Thank you. निकिता पांडे। आचार्य ग्रहों को प्रणाम एवं मेरे सहपाठियों आप सभी को नमस्कार। मैं कुमार चंदन, MA प्रथम वर्ष का छात्र, फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा टॉपिक है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो मैं महिलाओं के ऊपर कविता लिखा हूँ, मैं खुद कविता लिखा हूँ कि महिला वो होती है जिसने रचा यह संसार है। महिला वो होती है जिसने रचा यह संसार है, जिसका देखते हम कई प्रकार हैं। हम महिलाओं को कई प्रकार से देखते हैं, फिर भी नहीं मिलता उसे अधिकार है। अधिकार के लिए महिलाएं लड़ती भी हैं, कई प्रकार से हम उनको देखते हैं। हर जगह से मिलता उन्हें धिक्कार है, मनुष्य कितना मक्कार है, जिससे होना पड़ता उन्हें शोषण का शिकार है। फिर भी नहीं मिलता कोई अधिकार है, फिर भी कोई नहीं मिलता कोई अधिकार है। इन्हीं कविताओं के साथ मैं अपने विचार को यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि महिला और पुरुष के विकास, बच्चे के विकास में हम महिला का विकास जब देखते हैं तो महिला का विकास हम कई प्रकार से देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इनका विकास महिलाओं के अंदर कैसे हो रहा है।
हम उन्हें राजनीतिक अधिकार तो दे रहे हैं, 33% रिजर्वेशन के रूप में हम दे रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, लेकिन वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं उनका हम ग्राउंड लेवल पे नहीं देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर उस चीज को देखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं हम देख रहे हैं कि ग्राम प्रधान के रूप में बनती हैं, लेकिन वो जो ग्राम प्रधान के रूप में बनती हैं लेकिन उनका सारा कार्य जो हो रहा है उनके पति द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे वो कार्य नहीं हो रहा है। हम आर्थिक रूप में देख रहे हैं कि आर्थिक रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारों द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन क्या महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए हम देखना चाहेंगे कि कोई भी महिला अभी तक आर्थिक रूप में हम एंटरप्रेन्योर के रूप में बड़े रूप में नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब आर्थिक रूप में अभी भी उतनी सशक्त हो नहीं पाई है महिलाएं। राजनीतिक रूप में हम देखेंगे कि एक महिला हमारे सामने महिला प्रधानमंत्री आती हैं, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके अलावा आज तक 70 से 75 साल आजादी के हो गए, आज तक कोई महिला नहीं है। तो क्या महिलाओं का विकास तो अभी तक हुआ नहीं? अब फिर मैं बच्चों के विषय पे बात करूंगा। बच्चों का विकास 2 मिनट के लिए, कि बच्चों का विकास हम महिलाओं के गर्भ से ही देखते हैं कि उनको जो विकास हो रहा है उनके गर्भ से हो रहा है। न्यूट्रिशन उनको कैसे मिल रहा है, स्वास्थ्य, पोषण, ये शुरुआती शिक्षा। फिर इसके बाद आता है कि शिक्षा, उन्हें शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद उच्च शिक्षा, इसके बाद हायर शिक्षा में वो जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में ही उन्हें कई प्रकार से वंचना का शिकार होना पड़ता है। कई प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे एक भाई ने बताया कि ये स्ट्रीट के नीचे रहते हैं बच्चे, तो क्या उनका बच्चों का कमी है, क्या और चीजें उनके अंदर का जब हम देखेंगे जो स्ट्रीट्स के नीचे रह रहे हैं तो उनके हम वैल्यू के ऊपर जा रहे थे भाई साहब, वैल्यू नहीं, उसके पहले हमको उनके थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आना पड़ेगा। क्या हम उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर थोड़ा भी किए होते, उनको अगर हम शिक्षा के उनके माता पिता के बारे में जागरूक किए होते तो उनके बच्चे भी उस शिक्षा को ग्रहण करने के धन्यवाद। पायल 12 आप अपने चिप ले लीजिए। One and all present here. Good morning, one and all present here, respected teachers and HOD sir and my class fellows. Myself Nikita Pandey and I am the student of Public Administration. Today we are here to talk about the development, basically development in respect of women and in the respect of child. So my topic is gender sensitization. Means that gender in itself a very sensitive word because it's up to the society कि वो उस gender को कैसे consider करता है, because everyone knows कि the sex and gender both are different, but nowadays people are not taking creating the difference between that, and they are treating the women on that basis. And we are talking about the development. Basically we need to change the mindset of the society, because society is dominant with the patriarchal mindset. We always taking the things कि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए. If we take the example in our family, हमारे फैमिली में भी कई बार डिसीजन लेने की जब बारी आती है तो हमारी जो मदर्स होती हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट टू द पेरेंट्स. और if we really want to develop the woman or empower a woman, so we need to take step first. हमको पहले स्टेप लेना होगा. We are need to take decision for their own. We are not dependent to the papas and all, uncle and grandparents, your nana, etc. People are there and you are like उनके ऊपर आप पुट कर देते हो कि they are making decision for you. The first thing, you have to take your decision by your own. Firstly, you need to build the decision making capability to the women. The second thing, economically उनको financial support की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Most of the time we saw that the family is saying कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्हीं की डेवलपमेंट और उन्हीं के ग्रोथ के टाइम पर मम्मी पापा एंड रेस्ट ऑफ पीपल से कि आपको जब आगे लेकर जाना होता है दैट टाइम उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज कि वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एंड आफ्टर दैट वी नीड टू push to the women, or we need to create awareness, or we need also work to create the frame of the society. We need to change the mindset of the people. We need to giving education to the student also to creating the difference. Yeah, you have to treat like that. If you have a girl friend, then you have to treat your friend कि हाँ she's a human.
she's a student like you. She's not just ki woman hai or you're just suppressing the things to her, and you are also giving the opportunities to her because कहीं ना कहीं अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट इटसेल्फ लाइक आपको एम्पावरमेंट के ऑप्शंस खुद से उनको लेकर आने होंगे और उनको पार्टिसिपेशन का मौका देना होगा, उनके लिए बहुत सारे डाइवर्स फील्ड ओपन करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स आर नॉट टेकिंग दी स्टेप्स टू डेवलप द वुमेन्स और एम्पावर द वुमेन। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, वी हैव लॉट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, विनीता शुगर की जो फाउंडर है, एंड देन इसका ही एक एग्जाम्पल है कि सोसाइटी एंड द कम्युनिटी एंड द फैमिली सपोर्टेड टू द्रौपदी मुर्मू जी को, तो नाउ शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा जी, उनको भी सपोर्ट किया गया। तो सोसाइटी इज ऑल्सो टेकिंग द स्टेप्स एंड सपोर्ट यू, बट द थिंग इज यू नीड टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू टॉक अबाउट सेल्फ, यू नीड टू स्टैब्लिश योर सेल्फ। थैंक्स लॉट। राहुल कुमार, राहुल कुमार, और आप लोग जो आपको विषय की चिट मिल रही है उसी पे बोलिए, ठीक है? कंटेंट से आप लोग बाहर मत जाइए। For India to become a developed nation, focus should be on overall growth of every citizen. A very warm good afternoon to each and everyone present here. This is Payal Bora, current year student pursuing masters from the Department of Environmental Microbiology. So my topic for today is women and child inclusion, a goal of developed India. So as I said earlier, that the true measure of a developed India lies in the development of women and children collectively. It cannot be done individually, alright? So their well-being, empowerment and active participation in the society are fundamental in achieving the genuine progress of the nation. Now there were recent legislative changes that were done, and India aimed at basically protecting and promoting children and women of the nation. So, for example, the Women's Reservation Bill of 2023. So, legislation basically it reserves 33% of seats for women in the Lok Sabha and the state assemblies. So, this was mainly done with the intent of promoting women population in politics, because historically a lot of like low population of women were mentioned in politics and decision making in the government. The secondly, the criminal law reforms of 2024, which is pretty recent actually. So it's a new law that revised existing criminal laws to better protect against the women and children from other criminal charges that have been done. So next one is the protection of children from sexual offences and Amendment Act of 2021 and a lot others. Now since we know that Mr. Narendra Modi ji, he rightfully said that a developed India by 2047 is not driven by only like women and children, but it's basically a vision which needs to be achieved collectively. Now, for basically empowering women and developing children, it's important that there is economic participation of women. Now, empowering women to participate in the workforces can significantly boost the economy. When women have equal wages and with equal opportunities in the job area or entrepreneurship support, then it reduces poverty, and as a result, it develops sustainable economic growth of the country. Then education and also and skill development, like educating women and ensuring that they have access to skill development, it can increase their economic independence and then it empowers them. For children also, access to quality education is very important. Now ensuring all children that they have access to quality education regardless of the socio-economic background that they are from, it lays a foundation for like a skilled and knowledgeable workforce. So with this, I would like to conclude. Thank you, everyone. राहुल कुमार आप आए। अरविंद भगत, आप चिट ले लीजिए। अरविंद भगत है क्या? आप चिट ले लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम राहुल कुमार है, एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। आज का मेरा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट।
As we all know, child and women both are the backbone of the society. And child development is not possible without the contribution of mother. So mother, first of all, mother play the most important role in the development of child. And then we should take various steps in child development, like better nutrition, education, and the upbringing, and the mindset of society which is related to the development of child is very important. We can take various steps like midday meal or education in skill development. Like we are a student of, I actually am the student of economics, so I prefer to deliver most economical policy which is relevant to the child development, like providing skills, infrastructure, and the most important thing I think, like society have to give opportunity to many child. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो आज भी कहीं न कहीं कमी रह गई है। जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से सुना है, आज भी मेरे दोस्त बहुत सारे बिहार से हैं, यूपी से हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा से भी हैं यहाँ पे, तो बताते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल पाया है। वो अपने पेरेंट्स से लड़कर आए हैं और बहुत सारी उन्होंने कठिनाइयाँ झेली, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे आज भी वंचित लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए जहाँ तक हम actually we are very privileged to come here. So I think we should take care of this कि बहुत सारे वंचित लोग हैं जिन्हें आज भी बहुत सारी जरूरत है, तो उन्हें ग्राउंड लेवल पे भी जो भी स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। और चाइल्ड डेवलपमेंट में स्वागत। धासवा हल्दर, आप अपना सीट ले लीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अरविंद भगत हूँ, राजनीतिक विज्ञान विभाग से हूँ और मेरा जो टॉपिक है वुमेन एंड चाइल्ड इंक्लूजन, अ गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। सबसे पहले तो इंक्लूजन की बात करना चाहूँगा कि इंक्लूजन आखिर है क्या। इंक्लूजन का मतलब है शामिल करना, समावेश करना, और समावेश का मतलब है समाज के उन हिस्सों का, उन भागों का जो कि अनरिप्रेजेंटेड हैं, जिनकी हिस्सेदारी मुकम्मल नहीं है समाज में। तो आखिर ये जरूरत क्यों है एक समावेशी समाज बनाने की? समावेशी समाज हम इसीलिए बनाएंगे क्योंकि समावेशी समाज की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि एक समाज का निर्माण उसके विभिन्न हिस्सों से होता है, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अन्य जातियां हैं। और हम भारतीय समाज को अगर देखेंगे जो कि बहुत सांस्कृतिक समाज है, अलग अलग समाजों से मिल के बनता है, और अगर हमें एक बेहतर और विकसित समाज, एक भारत की कल्पना करनी है, अगर बनानी है, तो हमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चे और महिलाएं। बच्चे कल का भविष्य है, कल के भारत का, कल की विश्व का, कल की पृथ्वी का भविष्य है। जो चैलेंजेस हैं बच्चों के समक्ष, जो चुनौतियां हैं, माल न्यूट्रिशन की इशू है, उनके रोग हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, ऑटिज्म है, और कौशल जो सीखनी चाहिए वो मौजूद नहीं है उनके पास अभी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें उस अवस्था तक उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए। और सरकार इस पे काफी कोशिश कर रही है। जैसे
मिड डे मील बच्चों के लिए है, जो कि स्कूल के स्तर पे है। आंगनबाड़ी योजना है, उसके विभिन्न स्तर हैं। थैंक यू। हाँ सर, इसके बाद है राखी मिंज। आप ले लो। Hello everyone, I am Ashwar from History Department third semester. So today my topic is gender sensitization, a path to women empowerment. तो मैं अपना बात हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा उतना अच्छा है नहीं और हिंदी भी उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि दोनों ही मेरा मदर टंग नहीं है। और एक चीज़ ये है कि आज ये जो एक्सटेम्पोर ऑर्गेनाइज किया गया है, एक्सटेम्पोर ऑर्गेनाइज का टॉपिक लिखा गया है कि गोल ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए, स्टडिंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑफ इंडिया शुड नो व्हाट द यंग जनरेशन डिमांड्स, व्हाट द यंग जनरेशन वांट्स। तो ये आज मेरा टॉपिक जेंडर सेंसिटाइजेशन है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए सबसे बेसिक जो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन, जो अभी इंडिया में बहुत दिक्कत में चल रहा है। कि हम जानते हैं कि एकदम बेस से अगर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर एजुकेशन मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ डेमोक्रेटिक साइंटिफिक एजुकेशन, इस साइंटिफिक एजुकेशन से वो अच्छा एक आदमी बन सके, अच्छा इंसान बन सके। वो अच्छा इंसान तब जब बन पाएंगे, उसके बाद ही वो मतलब एक फीमेल को, एक औरत को, एक लड़की को अभी प्रॉपर रिस्पेक्ट दे सकेंगे। ये है बेसिक नेसेसिटी है एक डेवलप कंट्री के लिए, कोई भी डेवलप कंट्री के लिए। जो कंट्री डेवलप करना चाहता है उसके लिए ये बेसिक एजुकेशन, साइंटिफिक डेमोक्रेटिक एजुकेशन, और उसके साथ साथ चाहिए एजुकेशन में जो भारत के, जो इंडिया रेनेसा के जो मनीषियों, जिनके थॉट से ये इंडिपेंडेंट इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया है। वो जो मनीषियों है, मनीषियों के जो शिक्षाओं को हम लोग के सिलेबस में लाना पड़ेगा। यही बेसिक नेसेसिटी है एक जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग के मन के अंदर जो बहुत देर से बैठा हुआ है, कि बहुत दिन से बैठा हुआ है कि एक औरत और एक आदमी कभी सेम नहीं बन सकता, और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की जगह अगर हम मैट्रियार्कल सोसाइटी बैठा दे तो कि सोसाइटी इक्वल हो जाएगा? जेंडर सेंसिटाइजेशन तभी भी नहीं आएगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन तब आएगा जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। जहाँ पे देखा जाता है आई विल टेक सम मोर टाइम, कि जहाँ पर देखा जाता है कि एक आदमी को एक जो काम का अपॉर्चुनिटी मिलता है, औरत को या लड़की को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाएंगे। उसके लिए कुछ बेसिक एमिनिटीज ये जो चाहिए होता है वो सब कंपनी नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि एक डेवलप कंट्री अगर जो बनना चाहता है, जो इक्वल जेंडर सेंसिटाइज बनना चाहता है, उसके लिए क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटी हर जगह पे नहीं होगा? यही मेरा है, बस यही इसके साथ में I would like to contribute. Thank you. राखी मिंज आप आए। अंजलि, आप अपनी चिट ले लो। Good afternoon everyone. Myself Rakhi Means from MA History. My topic for the extempore is child development and child development goal of develop India. बच्चा एक अनगढ़ हीरा है। बच्चा एक अनगढ़ हीरा है। उसे जिस तरह से कहिए कि चाहे तो जिस तरह से उसको हम लोग चाहे तो वो बना सकते हैं। उसको हो सकता है हम लोग अगर छोड़ दे ऐसे ही तो वो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर उसको हम लोग तराशे तो एक हीरा की तरह एक बहुत ही मतलब कहीं की अच्छा बाद में लीडर बन जाए, अच्छा कुछ इंसान बन जाए। तो एक बच्चे का मतलब डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे आसपास में हम बहुत देखते हैं कि आसपास में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी एक जो बेसिक एजुकेशन चाहिए उससे वो लोग मतलब ये
उन्हें वो बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाता है। सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेंस, स्कूल्स बनाए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे गाँव में न्यू पब्लिक स्कूल्स बनाए, प्राइमरी स्कूल्स बनाए, लेकिन फिर भी बच्चे जो एजुकेशन मिलने चाहिए उस पर वो अच्छे से उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन सही से क्यों नहीं मिल पा रहा है, वहाँ का स्कूल की क्वालिटी कैसे है, टीचर्स कैसे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे बस सरकार को नहीं, वहाँ आसपास के जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को एजुकेशन किस तरह से मिल रहा है, उनकी वहाँ की जो टीचर्स हैं कैसे हैं, और साथ में है कि उन्हें जो मिड डे मील्स जो मिल रहा है उसके बारे में उनको हमें से इंक्वायर करना चाहिए कि क्या उन्हें पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ में मैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं और एक पॉइंट रखना चाहूँगी, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी भी हमारे आसपास में देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स में कि बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये हमें जानकारी नहीं रहता है। इसके बारे में हमें बहुत ही जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में हमें बात करना चाहिए। और साथ में ये है कि सरकार का जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसमें हमें भी हिस्सेदारी मतलब बनना चाहिए। हमें जब भी जो बच्चे आसपास में दिखते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। साथ में जो चाइल्ड ट्रैफिक के शिकार हो रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप भाई मयंक तिवारी, आप अपना चिट ले लीजिए। गुड आफ्टरनून, दिस इज अंजलि। सो मेरा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। हम सभी यहाँ पर खड़े होकर चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर द प्रॉब्लम इज कि उससे पहले हमें किसी और के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो है हमारी जननी। क्योंकि जो चिल्ड्रन है उनका वो अपनी जननी से तो आ रहे हैं, तो अगर हमारी जननी डेवलप होगी न्यूट्रिशनली या फिजिकली और मेंटली हर तरीके से, तो ही हमारे बच्चे डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं जब हम घर बना रहे होते हैं तो हम उसका जो बेसिस, वो जो नींव होता है, वो हम सोचते हैं कि वो उतना ही गहरा हो ताकि वो आगे चल के हम कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाए वो गिरे ना। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं उनकी नींव उनकी माँ होती है, और अगर हमारी माँ वो फुल्ली डेवलप्ड है, यानी कि वो पूरी तरीके से पढ़ी लिखी हैं, उन्हें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिला है और वो सब कुछ जानती हो हर चीज के बारे में, तो ही वो अपने बच्चों को आगे सिखा पाती हैं। और ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, बहुत लोगों की जो मम्मी लोग होती हैं, अगर मेरी मम्मी की बात करें तो वो इलिटरेट थी। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है कि बच्चे कह देते हैं मम्मी यार आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता, ये ऐसा कह देते हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी मम्मी इलिटरेट है, और आगे चल के अगर वो इलिटरेट नहीं रहेंगी तो उस बच्चे को हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कह सके कि मम्मी आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। ये हमारे नए जमाने के बच्चे एग्जैक्टली वो हमसे कह देते हैं और हम लोग उसको बहुत नॉर्मल कहते हैं, और ये नॉर्मल नहीं होता। और अगर अपने संस्कृति के पीछे जाएं, वो ऐसा कभी नहीं, हम लोगों ने हमेशा अपने माता पिता को भगवान के रूप में देखा है और वो हमेशा ही रहेंगे। और वो जो संस्कृति है जिसे हम भूल रहे हैं उन्हें आगे लेके जाना होगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो सरकार है वो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ कर रही है। और ऐसा है कि वो बच्चों के लिए जब बच्चे पेट में होते हैं तो माता के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी वो करते हैं कि हाँ उन्हें पैसे भी देते हैं और उनके हॉस्पिटल खर्चा वगैरह भी दे रहे होते हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो जेंडर की बेसिस पे बेसिकली दी जाती है कि हाँ अगर तुम लड़की हो और घर के बर्तन धुलने तो तुम ही धुलोगे, और तुम लड़का अगर दूध लाना है तो तुम ही लाओगे। तो ये सब जो मॉरल चीजें हैं, एथिक्स हैं, वो सभी बच्चों को सिखाने चाहिए। ये तो हमारी मॉरल चीजें हुई। फिर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। जैसे हमारा चाइना है, हमारा जो खुद का पड़ोसी देश है, वो तो बेसिकली क्या करता है कि बच्चे जब फ्री होते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा स्किल देते हैं। वो एक्स्ट्रा स्किल क्यों दे रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हम पढ़कर ही आगे बढ़े, हमारे पास एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई ऑफिसर बन जाए तो ही हमारी इज्जत होगी। हम अगर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुद पे डिपेंडेंट है तो हम डेवलप्ड हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार को ऐसी स्कीम लाए कि हमें एक्स्ट्रा स्किल दी जाए। थैंक यू। मयंक तिवारी, आइए।
बोलिए आप बोलिए। हमारे मित्र हैं राजा मिश्रा, जिन्होंने कि एक प्रयास के दौरान मेरी नामकरण करवाने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ। हम आकर के कुछ अपने विचार व्यक्त करें। साधारणतः जिस प्रकार के टॉपिक मुझे प्रदान किए गए हैं वो जेंडर सेंसिटाइजेशन और पाथ टू वुमेन एम्पावरमेंट। सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार की सेंसिटिविटी महिलाओं के प्रति हमारी होनी चाहिए। जिस उम्र में हम हैं तो साधारण सी बात है कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारे शरीर में और ये सामान्य प्रक्रिया है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। दूसरी ये बात होती है कि किस प्रकार का रवैया हमारा महिलाओं के प्रति होना चाहिए तब जब हम एक विचार को व्यक्त कर रहे हों किसी सामूहिक मंच पे, जैसे कि ये मेरा है। और एक कार्य पद्धति होती है, जैसे कि हमारे निर्णायक मंडल है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही महिला है जो कि निर्णायन का कार्य करेंगे और बाकी 4 पुरुष हैं या फिर जो भी महोदय आप सभी लोगों को, मैं अपनी बातों से आप लोगों को आहत नहीं करना चाहूँगा, ऐसी हमारी कोई भी मंशा नहीं है। और कोशिशें यही होती हैं कि नहीं, जब भी हम समाज में इस प्रकार की क्रियाविधि को कार्यान्वित करें तो अपने विचारों को, अपने कर्तव्यों को, किस प्रकार की कार्यकारिणी समितियों को लेकर के हम आगे जा रहे हैं, किस प्रकार की अवधारणाओं को हम अपने विचारों में लेकर के आ रहे हैं, उस पर कार्य करना चाहिए। इसी के साथ जो है कि धन्यवाद। एक स्कूल में पढ़ा करता था तो एकाएक एक कविता याद आ गई जो सामूहिक गान के रूप में हम लोग पढ़ते थे। देश ये राम का, कृष्ण बुद्ध भगवान का, भीम अर्जुन, सॉरी शुरुआत गलत हो गई, बंधु ये जान लो, खूब पहचान लो, मोम के हम नहीं हैं जो गल जाएंगे। देश ये राम का, कृष्ण बुद्ध भगवान का, भीम अर्जुन भगत सिंह निकल आएंगे। आप लोगों को देखकर यही लगा कि ये एक स्टेम्पोर तत्क्षण भाषण प्रतियोगिता और यहाँ भीम अर्जुन भगत सिंह सुभाष सब निकल आए, सबकी योग्यता यहाँ प्रदर्शित हो गई। मैं बहुत प्रभावित हूँ आप लोगों के प्रदर्शन से। जरूरी नहीं है कि आप विजय प्राप्त करें, जरूरी ये है कि आप प्रतियोगिता में भाग लें और वो क्षमता आपने प्रदर्शित की। जब तक रिजल्ट बन रहा है तो मैं अपने निर्णायक मंडल के एक सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो लोग भी अपने विचार, आशीर्वचन आप लोगों को दें। उसके लिए सबसे पहले आई एम इनवाइटिंग Dr. Manjari Raj Oren, Assistant Professor, Department of Political Science, to express his views. Please. Express her views, sorry. Gender sensitive. सादर प्रणाम सर आपको और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं अपना परिचय पुनः देना चाहूँगी क्योंकि मेरा नाम इस क्षेत्र में थोड़ा अलग सा लगता है। मेरा नाम है मंजरी राज उरांव। जैसे कि सर ने परिचय दिया, मैं राजनीति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत साधुवाद है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप प्राइज जीतो ना जीतो, आपने कॉन्फिडेंस जरूर जीता है एंड यू हैव ओवरकम योर ओन एडवर्सरीज। क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप सभी का एग्जाम्स वगैरह चल रहा था, मिड सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे और इसके बावजूद आप लोगों ने जो आपका पैशन है उसके लिए समय निकाला विदाउट एनी बॉदरेशन दैट द पीपल्स हु आर लुकिंग एट यू व्हाट ओपिनियन दे विल हैव, द ओनली ओपिनियन दैट मैटर्स टू यू इज योर ओन ओपिनियन कि यू डिड जस्टिस टू योरसेल्फ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन।
और मैं ऑफकोर्स निर्णायक मंडली का और प्रोफेसर बीपी शुक्ला जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी वॉलंटियर्स लगातार अलर्ट मुद्रा में काम कर रहे हैं उन सबको मेरा धन्यवाद रहेगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड सच अ ग्रेट डिस्कशन ऑन अ टॉपिक विच इज़ ग्रेटली इम्पॉर्टेंट। भारत सरकार का आज से नहीं, ज़माने से, हम लोग वेलफेयर स्टेट है, ज़माने से एक ड्राइव रहा है कि भारत में विकास हो, प्लान्ड डेवलपमेंट का हमारा कंट्री रहा है। बहुत सारे आप लोगों ने उम्दा बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर बात यहाँ पर छेड़ना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि आपको उस पर भी एक बार मंथन करना चाहिए, समथिंग दैट शुड बी फूड फॉर योर थॉट। 3 मुद्दे मैंने यहाँ पर पकड़े हैं। पहला तो है मातृभाषा, मदर टंग जिसको कहते हैं, फादर टंग नहीं कहते हैं। दूसरी बात है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और महिलाओं का संबंध उससे, और तीसरा है बालक, बच्चा और उसका समुदाय से क्या संबंध है। क्योंकि विकास एकाकी नहीं होता है, अकेले सॉलिटरी में, आइसोलेशन में नहीं होता है। इट इज़ अ कलेक्टिव एंटरप्राइज एंड इवन इफ आई डेवलप अ लॉट एंड माई सराउंडिंग इज नॉट as to the standard that I want, I will always feel the lack of development। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, इसमें एक रिलेटिविटी है, एक म्यूचुअलिज्म है। तो मैं सबसे पहला जो है मदर टंग की बात करती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जिसमें कि मदर टंग पर बहुत एम्फेसिस है। जैसा कि हम लोग सब लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पहला स्कूल जो होता है वो बच्चे का माँ का होता है। माँ के स्कूल में पढ़ता है वो, चाहे पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद जो भी है। मदर के वेलबींग, वेलफेयर की हम लोगों ने बहुत बात की, मदर के मेंटल हेल्थ की हम लोगों ने बात थोड़ी कम की है। अगर मदर अपने कल्चर से डिटैच्ड फील करती है, अपने फैमिली से डिटैच्ड फील करती है या आइसोलेशन में विदाउट अ सपोर्ट सिस्टम वो फील करती है, तो ये सारे डिप्रेसिंग आइडियाज़, ये सारे नेगेटिविटी बच्चे भी इनहेरिट करते हैं। और जैसा कि हम लोग भारत में लगातार देख पा रहे हैं, एक जो डिक्लाइन है मोरालिटी का, एक जो डिक्लाइन है वैल्यू सिस्टम का और म्यूचुअलिज्म का जो डिक्लाइन है, ये जो मदर के साथ आइसोलेशन हो रहा है वहाँ से निकल करके आ रहा है। हम भाषाओं में इसका प्रभाव देख सकते हैं। भाषाओं में हम सबसे पहली भाषा किस चीज़ से सीखते हैं? लोरियों से सीखते हैं। जो माँ हमें तुतला के बताती है हम उससे सीखते हैं। जब लोरी गाने की फुर्सत नहीं रहेगी, जब माँ की ममता कठोर हो जाएगी तो बच्चा क्या भाषा सीखेगा? सबसे पहला आजकल जो भाषा सीख रहा है वो है निकलोडियन का चैनल से, है ना। और उसके बाद जो भाषा सीख रहा है वो अपने बड़े भाई चाचा से सीख रहा है, जो बाहर की भाषा ला रहे हैं, ये घर की भाषा नहीं है। सो द करप्शन दैट इज पेनिट्रेटिंग आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा में जो परवर्जन है वो एंटर कर रहा है और ये हमको डिक्लाइन बच्चों की भाषाओं में दिखाई दे रहा है। और इसको सुधारने का तरीका भारत सरकार ने ऑलरेडी एक तरीके से ढूंढा है कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मातृभाषा में शिक्षा को प्रायोरिटी दी है कि मातृभाषा को घर से ही स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसमें मूल्यपरक बातें इंक्लूड की जाए, उसमें तथ्यात्मक बातें इंक्लूड की जाए और वहाँ से संवर्धन हो। सो आई थिंक दैट दिस रियली पर्टेन्स टू द रिलेशन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड एंड देयर कलेक्टिव रिलेशन विद द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो मुझे ये बहुत सराहनीय कदम लगता है भारत सरकार का कि उन्होंने विकास के इस दृष्टिकोण को देखा। दूसरा जो बिंदु था वह था पर्यावरण, इको फेमिनिज्म। कुछ लोग फेमिलियर होंगे इससे, उसमें इस पर पूरी थीसिस है, कई सारी थीसिस है। इनफैक्ट मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी। परिवार के अंदर आप देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से जो संपत्ति होती है वो जनरली पुरुषों के पास होती है, पिता पुत्र भाई के पास होती है। महिलाओं के पास नाम के लिए होती भी है तो उस पर निर्भरता वो रख नहीं सकती हैं। और ग्रामीण समाज में भी आप देखेंगे कि महिलाओं की अत्यधिक निर्भरता सामुदायिक भूमि पे, सामुदायिक संसाधनों पर होती है, जंगल पर, नदी के पानी पर। उनके लिए अपने पास बैठने की जगह कम होती है तो वो सहेलियों के साथ बाहर आंगन में बैठती हैं। जब हम सोसाइटी में आइसोलेशन इंजेक्ट करते हैं, समाज में टूटन बिखराव पैदा होता है, इससे पुरुष के प्रॉपर्टी अधिकार को असर कम पड़ता है लेकिन महिलाओं के प्रॉपर्टी अधिकार को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पर्यावरण का जब ह्रास होता है तो इसका सीधा प्रभाव महिला पर पड़ता है, पुरुष पर उसके बाद में आता है, वो सारा दुख पहले खुद झेल लेती है। क्या गवर्नमेंट के दृष्टिकोण में ये बात है? डेफिनेटली है। इको फेमिनिज्म पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। जेंडर सेंसिटिविटी इन एनवायरमेंटलिज्म भारत सरकार की मुहिम में शामिल है। इसका हम साक्ष्य कहाँ देख सकते हैं? उज्ज्वला योजना के अंदर आप देखिए, महिलाओं की निर्भरता गोबर के उपलों पर, जलावन के लिए लकड़ियों पर, ये बहुत ज़्यादा थी। और जैसा कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इसका प्रभाव महिलाओं की गरिमा में जीवन पर हो रहा था, क्योंकि वो कहाँ कहाँ भटकती थी जलावन जलाने की, सामान डालने के लिए। इसके अलावा जो मिनरल रिच एरियाज है वहाँ आप देखेंगे कि चोरी का कोयला ला करके या उसका डस्ट ला करके उसकी
गोले बना के उससे वो अपना चूल्हा जलाती थी। क्या यह कोई सम्मानजनक जीवन है? पति कॉन्ट्रैक्टर है, जीप में आता है, पत्नी वहाँ कोयले सान रही है। So do we see the difference in status between the man and the woman within the same family? एक ही आर्थिक स्तर पर हम स्टेटस का बहुत अंतर देखते हैं। वह जो टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करती है उससे उसका हेल्थ गिरता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं ये सारी चीज़ें। बच्चा पैदा करने में ये टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करने में, हालांकि उसको कोई इंडस्ट्रियल लेबर नहीं मांगता है, उसके लिए कोई नीति नहीं बनती है उसके हेल्थ को लेकर, क्योंकि वह इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है। न उसे मैटरनिटी लीव मिलती है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है। पर ये सारे रिस्क वह भी फेस कर रही होती है घर के इंडस्ट्री में, घर के चूल्हे में। सो उज्ज्वला योजना एक उसका उदाहरण है जहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रिशिएट किया है, वुमेन के रोल को, वुमेन के ऊपर होने वाले हैजार्ड्स को, और उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और तीसरा मेरा जो बिंदु था वह था चाइल्ड एंड द कम्युनिटी। जैसा कि हम लोगों ने अभी भी बात किया कि महिलाओं की निर्भरता समुदाय पे, सामुदायिक संपत्ति पर, जिसको हम कॉमन गुड्स कहते हैं, एनवायरनमेंट भी उसमें आता है, साफ पानी, हवा, जंगल, इस पर बहुत अधिक होती है। बच्चा भी उसी तरह से अपने व्यक्तिगत परिवार से ज्यादा निर्भर समुदाय के ऊपर होता है। क्यों, कैसे? अफ्रीका में कहा जाता है दैट इट टेक्स अ कम्युनिटी, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बच्चा पैदा करना एक व्यक्ति का काम हो सकता है, पर बच्चा पालना एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये पूरे समुदाय का काम होता है। When the society becomes predatory towards the weak, the child can't be safe. जो भी कमजोर है, जो भी निरीह है, मजबूर है, यदि समाज उसका भक्षण करने लगे तो बच्चा तो सबसे निर्दोष और सबसे निरीह प्राणी है, तो पहला शिकार होता है। अगर हमें चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे, तो इसके लिए हमें पूरे समाज को गढ़ना पड़ेगा, उसके मोरालिटी, उसके लीगैलिटी को हमको सही रखना पड़ेगा, और तभी जाकर के बच्चे सेफ रहेंगे। हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, हम लगातार देख रहे हैं प्रेडेटरी बिहेवियर्स में बढ़ोतरी। वेस्टर्न कंट्रीज में अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि पीडोफिलिया को लीगलाइज किया जाए। कई कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट को नीचे गिराया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी चीज़ों को लीगलाइज किया जा सके, छोटी छोटी बच्चों का विवाह किया जा सके और उनके साथ जो दुष्कर्म हो उसको न्यायिक बताया जाए। इस तरह के वातावरण में बच्चे सेफ नहीं हैं। अगर बच्चा 10 साल भी सुकून से नहीं बिता पाता है तो क्या उसने बचपन जिया? फिर हम बच्चा किसे कह रहे हैं, वो बाल्यावस्था में ही बूढ़ा हो गया है। वी आर ऑल हियर, है ना, men and women, young men and women actually are there in great numbers. We all know what we have faced in our childhood. कई लोग यहाँ होंगे जो कि अपने ट्रॉमा दबा के रखे होंगे सबकॉन्शियस में, है ना। How many times we have faced child abuse, and I will say we, वो जो झेल रहा होता है, वो जो विक्टिम होता है, वो कोई और नहीं, हम सबके बीच में बैठा हुआ कोई ना कोई 10-15 की संख्या में लोग होंगे। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा सेंसिटिव रहे, क्योंकि वी डोंट नो हमारे बगल में बैठा हुआ हमारा साथी, हमारा सहकर्मी एक सर्वाइवर हो, उससे किसी तरीके का अब्यूज, कोई असॉल्ट झेल के सर्वाइव किया होगा, और हम लोग ये अज्यूम करके यदि चलते हैं कि हमारे साथ में बैठने वाले सभ्य समाज के सदस्य पाक पवित्र हैं, न वो किसी पाप के भागीदारी हुए हैं, न उनके साथ कोई पाप हुआ है, तो ऐसी जो स्टर्न भाषा शैली है यह भी सोशल एक्सक्लूसिविटी का काम करती है, ये लोगों को एक्सक्लूड और मार्जिनलाइज करती है। तो समावेशी विकास के अंदर मैं कहूँगी कि हमारी भाषा समावेशी होनी चाहिए, हमारे मूल्य समावेशी होने चाहिए, और हम समाज के हर उस स्तर को लेकर के समावेशी विचार और नीति दोनों के निर्माण में सहयोग करें, जिससे कि अंततः भारत एक महान भारत बनने की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, आपने पूरी थीम और पूरे टॉपिक को गागर में सागर भरने की स्थिति में ला दिया, और ये मैं कहूं कि गागर में सागर भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने साथी और कलीग डॉक्टर विभूति नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कहें। डॉक्टर विभूति नारायण। वेरी थैंक यू सर। जो क्वेश्चन है इंक्लूजन का वो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कपल ऑफ डेज पहले जो अभी इकोनॉमिक्स में जो नोबेल अवार्ड हुआ है वो इसी क्वेश्चन पे हुआ है कि व्हाई डू नेशन फेल्स। अगर किसी नेशन में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं,
economic institutions say if they are not included, then nation is bound to fail. Growth cannot be sustained, development cannot be sustained. और जो रिच नेशन है वो इसी कारण रिच है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन है जो इंक्लूसिविटी का जो नेशन है कि कैसे हम अपने जो डेवलपमेंट है जो ग्रोथ है उसको कैसे इंक्लूसिव बनाए, कैसे इंस्टीट्यूशन को इंक्लूसिव बनाए। आप देखे होंगे जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, कोरियन वार्स के बाद उनका जो डेवलपमेंट का पाथ है टोटली डिफरेंट है। साउथ कोरिया का आप देखेंगे जस्ट 5 करोड़ पॉपुलेशन है, विथ 5 करोड़ दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ टू 3 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन प्लस है और हमारा जीडीपी भी जस्ट 3 ट्रिलियन है। अभी 3 ट्रिलियन नहीं है, 2 समथिंग ट्रिलियन है। तो हमारा और जैसे साउथ कोरिया इंडिया का देखिए कंपैरिजन, तो देयर इज इंक्लूजन, मतलब वुमेन इज कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोथ, वुमेन इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर जीडीपी। इन इंडिया वुमेन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी। जब तक वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, जब तक मार्जिनलाइज्ड क्लास का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, जब तक माइनॉरिटी का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तब तक आपका जो जीडीपी है ज्यादा नहीं जाएगी। 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन प्लस से ऊपर नहीं जा सकती। आप देखेंगे जितने भी वेस्टर्न नेशन है दुनिया में 200 देश हैं, 200 देश में जो मात्र 40 कंट्रीज ऐसे हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमी, जो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री और उस 40 कंट्री में जो 36 कंट्रीज सब यूरोपियन कंट्रीज में है। और उन्होंने इस ग्रोथ को कैसे अचीव किया, इस डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया, थ्रू द इंक्लूजन। 1960s की बातें हैं, 1960s में जो व्हाइट पॉपुलेशन थी वहां की 95% व्हाइट पॉपुलेशन अकाउंट फॉर द लॉयर्स एंड डॉक्टर्स जॉब। 90% जो 5% जो डॉक्टर्स होते थे व्हाइट पर्सन होते थे, जो इंजीनियर्स होते थे व्हाइट पर्सन हुआ करते थे। आज देखिए 23 के मैं आंकड़े बता रहा हूँ, मतलब वो आंकड़े 50% आ गए हैं। मतलब वहां पे जो कलर ऑफ पीपुल है 50% रिप्रेजेंटेड इन बॉलीवुड, इन हॉलीवुड, इन मीडिया, इन लॉयर्स प्रोफेशन, मतलब एवरीवेयर, मतलब दे आर बिकमिंग मोर इंक्लूसिव कंट्री। Take the cases of India, women is not contributing. So that's why the question of inclusion has become very serious question for the India. If India want to achieve the goal of the developed nation, then women must contribute, marginalized section must contribute, minority section must contribute. Until unless they are not contributing, then India cannot achieve the goal of the developed India. ऐसा नहीं कि India has not formulated and legislated the equal opportunity law for the women. इंडिया में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं माइनॉरिटीज के इंक्लूजन के लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के इंक्लूजन के लिए एंड वुमेन के इंक्लूजन के लिए। इवन द जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है अमेरिका ने इंडिया से बारो किया है। और वेयर यू कैन सी द लेवल ऑफ द इंक्लूजन देयर। और जहां सोशल जस्टिस का जन्म हुआ है वहां देखिए यू कैन सी द लेवल ऑफ इंक्लूजन इन सोसाइटी। तो until unless Indian society, Indian economy does not become the inclusive society, मतलब India cannot achieve the goal of the developed India। जो हमारा गोल इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बाय 2047 हमारा गोल है कि मतलब we will become the developed country। ये माइलस्टोन दो साउंड politically very simple, but in practice this milestone is not as simple as it sound। मतलब that मतलब milestone cannot be achieved by excluding the women, by excluding the minority, by excluding the marginalized section. So that's why scheme is there, legislation is there. The most important problem is the implementation. Right implementation is not there. America has rightly implemented their inclusive policy. That's why America has become more inclusive than the Indians. So that's why I wrap up this. Though we are not here meant to give the speech, but still I am emphasizing on the implementation of the inclusive policy. Without implementation, without right implementation, we cannot achieve the goal of the inclusive society. So with that, thank you once again. Thank you very much, विभूति जी। एक बच्चा है शायद बाद में आया है, कुछ अपनी बात कहना चाहता है। कौन है? रिजल्ट में तो नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं। बेटा बोलो, ऑलरेडी वी आर लेट, वी आर गेटिंग लेट, इट्स लंच टाइम। अपना नाम बता दो जल्दी से, 2 मिनट। एंग्री मैन। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं पॉलिटिकल साइंस MS 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं 2 मिनट में कोई कमला बशीन का है वही।
इरादे कर बुलंद रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन खुशी थोड़ी तू अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद ये फीका रंग लब सूखे सदा चेहरे पे मायूसी, सदा चेहरे पे मायूसी, तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद कर, कर बुलंद कर, कर बुलंद कर, कर इरादे कर बुलंद। थैंक यू। अब समय आ गया है परिणाम का। मैं डॉक्टर शिवशंकर जी से निवेदन करूंगा कि परिणाम की घोषणा करें और इस कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा डॉक्टर शिवशंकर जी की। बहुत बहुत आभार सर। मैं लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर OPP शुक्ला सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने का और जज बनकर निर्णय लेने का अवसर दिया। मैं पूरे लोक प्रशासन विभाग के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सर, डॉक्टर विभूति नारायण सर और पॉलिटिकल साइंस जो अवैध का ही एक पार्ट है कह सकते हैं, या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं मंजरी मैडम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी ने मिलकर और आप सभी जो भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आप सब ने मिलकर, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हों या फिर अन्य विभाग से हों, आप सब ने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रूप दिया और बहुत ही अच्छे रूप से संपन्न किया। अभी जैसे बात हो रही थी तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो परिणाम आए हैं उसमें भी एकदम समानता का पूरा ध्यान संयोग से कह लीजिए आ गया है, जिसमें जो विनर हैं उसमें भी 2 स्त्री और 2 पुरुष। तो आप देखिए जो कह रहे थे अभी, जिसपे मंजरी मैडम ने बात की, डॉक्टर विभूति सर ने बात किया, तो बहुत ही सुखद परिणाम है। कहीं से अब ये नहीं कह सकते हम कि असमानता है। तो स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल दोनों में, चाहे किसी भी हम फील्ड में देखें, बहुत सारे देश के आप देखें तो वहाँ की प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, जो भारत की हम बात करें तो वहाँ पे भी महिला है, और पुरुष महिला में कोई भेद उस तरह का मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। आप देखें तो जितनी भी विशेष करके बहुत पहले बातें होती थी तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात होती थी उसको लेके, लेकिन आज हम देखें तो सेना में हमारे यहाँ पायलट से फाइटर विमान उड़ा रही महिलाएं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश और पूरे विश्व में इस तरह की, अभी आप देखिए जो मध्य एशिया में जो युद्ध हो रहा है उसमें भी आप देखें तो इजराइल की जो महिलाएं हैं वो भी कैसे युद्ध को संभाल रहे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते। हम भारत के संदर्भ में देखें, पूरे वैश्विक स्तर पे देखें तो स्त्री और महिला दोनों का योगदान अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश के लिए बहुत ही विशेष रूप से है। और इस जैसा कि समय बहुत हो गया है तो अब मैं जो इसमें तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है मैं उनके नाम की घोषणा करता हूँ। ये है भास्वार हल्दर, है यहाँ पे आप इन्होंने इस कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
जो दूसरा स्थान है उस पे 2 प्रतिभागी हैं। इसमें शालिनी सिंह है, शालिनी ने सालू सिंह सालू सिंह और पायल बोरा। आप दोनों समान अंक प्राप्त करने के कारण द्वितीय स्थान पर हैं। पहले स्थान पे रोहन भारती। वैसे भी ये दोपहर के भोजन का समय है तो कार्यक्रम भी थोड़ा डिले हुआ, तो मैं बहुत ही आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। जितने भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए उन सबको मैं बधाई देता हूं। विशेष रूप से आप जैसा कि हम सभी जानते हैं एक प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ लोगों का चयन होता है, लेकिन जो भी प्रतिभागी यहाँ पे आए आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बातें रखी, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम को अब मैं औपचारिक जो समापन की सर बात कर रहे थे, भारती आ गए हैं, आपको प्रथम स्थान और जैसा कि अभी निर्देश मिला है मुझे एक ग्रुप फोटोग्राफ का, तो उसके लिए हम सब यहाँ पे आ जाते हैं, विजेताओं के साथ फोटो हो जाता है, उसके बाद फिर हम सभी जो प्रतिभागी उनके साथ फोटो हो जाता है और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा होगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे आ जाओ बेटा, तुम लोग आगे आ जाओ, तुम लोग आगे जाओ, आइए सर, आइए सर। ये थोड़ा सा असमंजस्य है कि 4 विजेता हैं और 3 गुलदस्ते हैं, तो सेकंड वाले खेल सर्टिफिकेट विल बी गिवन लेटर ऑन। आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आ जाओ। सब लोग, आप लोग भी प्लीज आ जाइए, आ जाइए। मैं भी पार्टिसिपेंट थे, सभी आ जाइए। जो भी हाँ है वो सब आ जाए। अरे छोटे बड़े सब हो जाएंगे। आप भी जाइए। पारुल, अरे खड़ी हो जाए, आप लोग आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा।